नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल में 9th एंड 10th आईसीएसई बोर्ड वॉरियर्स पे। तो इसमें हम लोग बेसिकली आपको क्लास 9 तो 10th आईसीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे जो मेन फोकस होगा हिंदी, एसएसटी, मैथमेटिक्स एंड सम पोर्शंस ऑफ साइंस, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स की फैकल्टी अभी नहीं है हमारे पास, अगर जैसे ही आती है आपको हम फिजिक्स भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एसएसटी के हिस्ट्री पे। इसका जो पहला चैप्टर है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की जो है इमेजेस लगी हुई हैं। आपको चलिए थोड़ा बता देते कौन कौन है ये आपको। आप इनको तो बहुत बढ़िया जानते होंगे, ये है रानी लक्ष्मीबाई जी हमारी। ये कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइएगा कि कौन है। ये कौन है भाई? कौन है ये? नहीं जानते होंगे आप इन्हें, मैं भी नहीं जानता हूँ, मजाक कर रहा था। आई नो हिम। तो इनका नाम है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड, हाँ ये वही बाजीराव सेकंड है जो मराठा एम्पायर का एक बहुत बढ़िया और बहुत ही ब्रेव किंग रह चुके हैं। और बगल में आपको दिख रहे होंगे कौन है ये। कौन है ये? याद करिए, आपने इनका नाम सुना है पहले भी। जी हाँ, ये है हमारे वीर मंगल पांडे जी, जिन्होंने मेरठ में 9 मई को रिवॉल्ट शुरू किया था। किस लिए? ब्रिटिश की जो गन्स थी उस पे ऐसी र्यूमर्स थी कि उस पे गाय और सुअर की चमड़ी जो है वो लगी हुई है उनके कार्टिजेस पर, और आप जब उस चमड़ी को टीयर करेंगे उसके बाद वो बुलेट आपको मिलेगी। तो इसी र्यूमर के खिलाफ इन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी बोरिंग डे और बिना किसी बोरिंग इंतज़ार के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने क्या दे रखा है। तो स्टार्टिंग में ये जो पहला पैरा है ये कहता है कि देखिए, जो 18th सेंचुरी थी, जब ब्रिटिशर्स ने हम लोग पे काबू पा लिया था, तो उन्होंने अपनी ढेर सारी पॉलिसीज़ और टैक्टिक्स जो भी थे उन्होंने हम लोग के ऊपर इम्पोज करना शुरू किया। तो इनकी जो ये पॉलिसीज़ थी, जो टैक्टिक्स थी, जन इनको जो ऐसा लगता था कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो पॉलिसीज़ थी ये इंडिया में किसी को भी नहीं पसंद आ रही थी। इनसे सभी नाराज़ और गुस्सा होकर बैठे थे। गुस्सा इन द सेंस कि जैसे इनकी एक पॉलिसी थी सब्सिडी अलायंस। ये लोग जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में जाते थे, उनसे शादी कर लेते थे और फिर वो स्टेट इनका हो जाता था। ऐसा मैं आपको अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, आगे चैप्टर में बहुत डिटेल में है, आगे फिर हम पढ़ेंगे। तो इनकी जो ये घटिया पॉलिसीज़ थी, इसी सब से जो इंडिया के रूलर्स थे, जो किंग्स क्वींस, जो पीजेंट्स यानी जो किसान थे, जो लैंड और जो ज़मींदार थे, और जो ट्राइबल्स जो आदिवासी भी रहते थे इंडिया में, कोई भी इनसे खुश नहीं था। कोई भी खुश नहीं था। और यही एक कारण बना कि 1857 में पहली बार जो है स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध छेड़ा गया, जिसमें लाखों की संख्या में किसान, जमींदार और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और एक युद्ध का आगाज़ हुआ जिसे हम लोग आज जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से, विच बिगन इन 1857। और इस वॉर ने देखिए, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको तो हिला के रख दिया था, लेकिन हिलाना अलग बात है और उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से अफेक्ट करना। अफेक्ट इन द सेंस कि आप इनकी इकोनॉमी को हिला रहे हैं, इनके फोर्सेस को तबाह कर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, बट ब्रिटिशर्स को इसके बाद लग गया था कि अगर अब हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, अब हमने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं अपनाए, तो इंडिया से हमें जाना पड़ सकता है। बट इनका ये जो वॉर था ये लोकल था। लोकल यानी समझ रहे हैं कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें 3-4 जगह अलग अलग जोन्स बटे हुए हैं, तो उसमें लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में थे, आइसोलेटेड थे, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए थे। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग थे, यूनिटी नहीं थी इस समय।
यूनिटी थी, बट नॉट एट दैट लेवल कि जिससे ब्रिटिशर्स को हम एक ही बार में उखाड़ के फेंक सकें। इसीलिए इसका जो मेन कारण था, जो फेलियर था, क्या था कि यूनिटी यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई। हमारे जो रूलर थे वो आपस में लड़ रहे थे इस समय, तो कहाँ से हम लोग ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकेंगे एक ही बार में। हाँ, बट लेकिन ये था कि हमने इस वॉर से ब्रिटिशर्स की जो नींव थी उसको हिलाकर पूरा रख दिया था। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको हमने पूरी तरह से हिला दिया था और उनको दिखा दिया था कि इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। मजाक कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आगे आता है कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि ये जो वॉर हुआ था इसके कॉजेस क्या क्या थे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो फर्स्ट पैरा है, जो कि हमारा द फर्स्ट 100 ईयर्स लेके इंडिया तक है, यहाँ तक है। कहाँ गया भाई पेन? अच्छा, यहाँ तक है, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड। अब ठीक है, हमारी जो फर्स्ट पैरा है यहाँ से लेके इंडिया तक है। ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट 100 ईयर्स थे ब्रिटिश के इंडिया में, जो कि 1757 से 1857 तक था, तो इसमें जो ब्रिटिश का जो डेवलपमेंट था इंडिया में बहुत ही रैपिड था। डेवलपमेंट के साथ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन किया अपने टेरिटरी में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, जो इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी, जिस पॉलिसीज़ के तहत ये लोग अपना एक्सपेंशन करते थे, इनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था इंडियंस के खिलाफ, ठीक है, और उसके बाद जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, इन सभी ने इंडियन सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट किया। एडवर्सली अगर आप देखें तो एडवर्सली इसकी मीनिंग होती है नेगेटिव इफेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, इसकी मीनिंग होती है नेगेटिव इफेक्ट। थोड़ा स्टाइलिश काम नहीं कर रहता है तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। बाकी मैं इसकी मीनिंग आपको डाल दूँगा यहाँ पे अभी यूट्यूब। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो उनके एक्सपेंशन की जो पॉलिसीज़ थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो चेंजेस थे, इन्होंने इंडियन सोसाइटी के उस हर एक सेगमेंट को अफेक्ट किया। और यही नहीं किया बट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रूलिंग क्लासेस थी, रूलिंग क्लासेस कौन सी हो गई? किंग्स, ठीक है। किंग्स के यानी उनके बेटे फिर प्रिंसेस हो गए, जो मेन प्रीस्ट हुआ करते थे टेम्पल्स के, ठीक है। इन सभी को बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद जो मिडिल एंड अपर क्लास थी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की, जो कि पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में जो मिडिल एंड अपर क्लासेस थी वो इनसे बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई थी। क्यों? क्योंकि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर पोस्ट थी, जैसे आज की अगर हम एक बात करें, एक हायर पोस्ट क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए एसआई हो गया, बीडीओ हो गया, आप सभी जानते होंगे इन पोस्ट को। तो इन्हें इन हायर पोस्ट से दूर रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद जो रिलीजियस जो लोग थे, जैसे कि हिंदू सोसाइटी में बात करें तो जो पंडित होते हैं, मुस्लिम सोसाइटी में जो क्या कहते हैं मौलवी हो गए, तो इन ऐसे सभी लोग भी इन लोग से तंग आ चुके थे। क्योंकि ये जिनके अंडर काम करते थे, किसके अंडर लोग काम करते थे? किंग्स के अंडर, रूलर्स के अंडर जो काम करते थे, क्योंकि वो लोग तो फिर खुद ही अपनी पोजीशन गंवा चुके थे। तो इसी सभी के चलते, और एक रीज़न ये था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश कंपनी में, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उनकी जो सैलरीज थी वो बहुत ही कम थी इन कंपैरेटिवली टू ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ये सभी एक बहुत ही, इन सभी को मिला के बहुत ही मेजर कारण बना जिसकी वजह से हमारा 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि इनके जो कॉजेज़ हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ दिख रहा है पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज हम लोग को यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, पॉलिटिकल कॉजेज, द पॉलिटिकल रीजंस विच एंटागोनिस्ट द इंडियन रूलर्स वर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारा है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो इनकी जो पॉलिसीज़ थी मेनली, तो इन लोग की जो पॉलिसीज़ थी वो बैटल्स की थी। लोग पहले बैटल्स करके जीतते थे, उसके बाद इन्होंने
कुछ और अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ जो है वो निकालना शुरू की। ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ बैटल्स के नाम दे रखे हैं, जैसे इसमें बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये कह रहे हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही रैपिडली टेरिटरियल एक्सपेंशन शुरू किया इंडिया में, जिससे इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी उसको बहुत अच्छा खासा फैला लिया था, बंगाल तक फैला लिया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पावर है इंडिया में, जो अपने पॉलिटिकल पावर है उसको 4 तरीके से बढ़ाना चाहा। ठीक है, द ब्रिटिशर्स ट्राई टू एक्सपेंड दर पॉलिटिकल पावर्स इन इंडिया बाय 4 वेज। कौन कौन से? तो 4 तरीके। सबसे पहले जो इनका तरीका था वो था आउटरीच वॉर्स के तहत। इन वॉर्स में क्या क्या, जैसे आपको याद होगा 1764 बैटल ऑफ बक्सर, फिर बैटल ऑफ प्लासी आपका हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फिर उसी तरह आपका एंग्लो सिख वॉर जो हुए थे आपके। उसके बाद दूसरा सिस्टम है, देखिए आपको अभी मैंने कहा था सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता था कि ये जो है ब्रिटिशर्स ये एक स्टेट के, जैसे उनका कोई रूलर है तो उसके रूलर की बेटी से लोग शादी कर लेते थे। तो शादी कर लेने के बाद फिर ये इनके धीरे धीरे इंटरनल मैटर्स में जो है इंटरप्ट करना शुरू करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उस टेरिटरी पे पूरा कब्जा पा लेते थे, अपने अधीन बना लेते थे। उसके बाद है जो इनका तीसरा है, तीसरा क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ही घटिया इनकी पॉलिसी थी, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत ही घटिया लगी थी। उसको मैं अभी आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। फिर तो द लास्ट है द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज्ड मिसरूल, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज्ड मिसरूल। तो देखिए ये जो पॉलिसी है द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेज्ड मिसरूल, ये इस पॉलिसी से अवध का जो किंगडम था, अवध, ठीक है, अवध को जो किंगडम था उस पर इन्होंने अपना हक जमाया था। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इन लोगों ने मिस रूल के एलिगेशन पे अवध को कब्जा कर लिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके जो सब टॉपिक्स, जो 4 वेज थे, उसका जो पहला वे हमारा वो है आउटरीच वॉर्स। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि टू एक्सपैंड द टेरिटरियल पावर इन इंडिया एंड टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, द ब्रिटिश waged many wars against the Indian rulers of different states। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने टेरिटरियल पावर को इंडिया में बढ़ाने के लिए और अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को और ही ज़्यादा वास्ट करने के लिए, वास्ट यानी फैलाने के लिए और सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने इंडियन रूलर्स के खिलाफ बहुत सारी वॉर्स लड़ी, जिसमें से एक वॉर थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, उसी में थी एक बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और ये जो बैटल ऑफ बक्सर थी, इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये आपको दिख रहा होगा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन्होंने इन तीनों स्टेट्स पर अपना कब्जा कर लिया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। आगे हम लोग देखते हैं। आगे इन्होंने फिर कहा है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर थी, एंग्लो मैसूर आपने अगर कहीं भी टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा तो ये वही वॉर है। एंग्लो मैसूर वॉर्स में आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 5 वॉर्स हुई थी, 5 टाइम्स हुई थी। आप ये पीरियड देख रहे हैं 1767 टू 1799, यानी लगभग कितना हो गया 32 ईयर्स। 32 ईयर्स में 5 वॉर्स, 5 टाइम से वॉर लड़ी गई थी, जिसमें 5th टाइम में जाके टीपू सुल्तान मर गया। और उसके बाद जो उनका जो एरिया था, मद्रास वाला एरिया, वहाँ पर जाके इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये जो आपको मैसूर स्टेट आता है, ये आज के करंट जो मद्रास है उसके अंदर आता है। उसके बाद आप देख रहे हैं द थर्ड मराठा वॉर, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इसी तरह ये जो एंग्लो मराठा वॉर है वो 3 टाइम्स हुई है, 1st, 2nd एंड 3rd। तो 3rd टाइम ही इन्होंने पेशवा, जो मराठा एम्पायर के जो रूलर हुआ करते थे उन्हें पेशवा कहते थे, तो इन्होंने मराठा एम्पायर के पेशवा का जो पूरा एंटायर जो एम्पायर था
उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। यहाँ भी कह रहे हैं कि द पेशवाज एंटायर डोमिनियंस एंड ऑल मराठा टेरिटरी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक, उसके बाद ये कह रहे हैं कि द पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849 आफ्टर द सिख्स वर डिफीटेड इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और देखिए यहाँ पे पंजाब की बात हो रही है, द पंजाब, ठीक है। द पंजाब वॉज एनेक्स्ड, कब्जा कर लिया गया था इन 1849 किस वॉर के बाद? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि आपकी ये पंजाब के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि नेगेटिवली इफेक्ट किया था पंजाब को। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक तरफ ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जिनके पास मॉडर्न हथियार हैं, तोप हैं, गोले हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं थे, हमारे पास भी थे, लेकिन पहला जो कारण था यूनिटी, दूसरा कि हम ब्रिटिशर्स पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय। हमें लग रहा था कि आए हैं, ठीक है, हमसे ट्रेड कर रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा, हम इस जो थिंकिंग के साथ है चल रहे थे। अगर हमने ज़रा सा भी इनकी पॉलिसी को एक बार डीपली थिंक किया होता तो शायद हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ही ब्रिटिशर्स को बाहर उखाड़ फेंकते। बट कोई नहीं, हम लोगों ने 1947 में अबाउट 100 ईयर्स मोर तो बेसिकली ये तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो पंजाब एनेक्सेशन किया, पंजाब को इन्होंने 1849 में आफ्टर द सेकेंड एंग्लोस तो फिर देखिए इन्होंने जो पंजाब को 1849 में अपने अंडर कर लिया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फ्रॉम 1823 टू 1856, फ्रॉम 1823 टू 1856, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसलिए, द ब्रिटिश फर्दर एक्सटेंडेड देयर एम्पायर बाय कॉन्करिंग सिंध, टेरिटरीज ऑफ असम, अराकान, टेनेसरीम एंड पेगु इन म्यांमार। क्योंकि उस समय तो हमारा ये जो इंडिया था उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था, उसमें म्यांमार भी इंक्लूडेड था, उसमें बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था। तो उस समय इंडिया बहुत ही बड़ा सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो इसके बाद 1823 से लेकर 1856 तक इन्होंने सिंध, आसाम के सिंध टेरिटरी को, अराकान एंड टेनेसरीम के टेरिटरी को और पेगु टेरिटरी को, जो कि ये तीनों ये देख रहे हैं, अराकन, ठीक है, अराकन, टेनेसरीम एंड पेगु, ये तीनों टेरिटरी इन्होंने म्यांमार में एनेक्स की। अब हमारा जो दूसरा भी आता है पॉलिटिकल कॉज के अंदर, वो है हमारा सब्सिडरी अलायंस, वो है हमारा सब्सिडरी अलायंस। तो इसमें होता क्या था बेसिकली कि ये जो ब्रिटिशर्स होते थे, ये लोग बिना उस पर अटैक किए, बिना किसी स्टेट पर अटैक किए उसे अपना अंडर कर लेते थे। और ये कैसे होता था, आइए उसको समझते हैं। तो ब्रिटिश में ही एक ऑफिसर थे जिनका नाम था लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली, ये देखिए। और यहाँ पे ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और मैच द फॉलोइंग में आता है कभी कभार कि सब्सिडरी अलायंस को किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसने शुरू किया था। तो ये कौन थे? हमारे लॉर्ड वेल्सली, ठीक है, लॉर्ड वेल्सली थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया था। अब देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या कह रहा है कि सब्सिडरी अलायंस was an agreement between the British East India Company and the Indian Principal States, by virtue of which these states lost their sovereignty, the power of a ruler to rule independently without any outside interference to the British. Under this system, the Indian rulers were credited to the alliance. ठीक है, तो देखिए बेसिकली कह रहे हैं कि सब्सिडी अलायंस एक ऐसा एग्रीमेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जिसके हिसाब से ये इंडियन स्टेट्स जो कि इस एग्रीमेंट में आ जाते थे वो अपनी सॉवरेनिटी या फिर कहें तो अपने इंडिपेंडेंस को खो देते थे
और वो ब्रिटिश के अंदर आ जाते थे। और ये जो सब्सिडी अलायंस थे इसके कुछ टर्म्स थे, तो वो टर्म्स क्या था ये हम लोग देखते हैं। ये आपके ऐसे बुक में लिखा नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो आपके 5 पॉइंट्स दिए हैं ये आपके टर्म्स ऑफ सब्सिडी अलायंस है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो इस पर ऐसा ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा कि टर्म्स ऑफ सब्सिडी अलायंस। ये शॉर्ट आंसर में कभी कभार पूछे जाते हैं, आपके इंटरनल स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि 2 नंबर में आ सकता है कि व्हाट वर द टर्म्स ऑफ सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। और बोर्ड में तो आपका ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ बट इंटरनल एग्जाम्स आपके जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं प्री बोर्ड हो गए उसमें आपका ये आ सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि इसका जो पहला टर्म था, इट्स फर्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू रीड आउट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। कौन सा कलर लिया जाए, ऑरेंज लेते हैं। तो इसका जो पहला टर्म था, द प्रिंसली स्टेट्स एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर। ब्रिटिशर्स का क्या कहना था कि अगर आप हमारे साथ इस एग्रीमेंट में आते हो तो आपको ब्रिटिश एम्पायर को एज अ सुप्रीम पावर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ सुप्रीम पावर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है दूसरा टर्म क्या है कि सरेंडर देयर फॉरेन रिलेशंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्रीड दैट दे वुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विथ एनी अदर पावर एंड वुड नॉट वेज वार्स। तो इन्होंने जो है अपने फॉरेन रिलेशंस को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और ये एग्री किया, ये एक्सेप्ट किया कि वो किसी भी दूसरे अलायंस के साथ दूसरे भी अलायंस के साथ अलाइड नहीं होंगे और कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई वॉर का ऐलान नहीं करेंगे। तो इसमें जो आपका मेन पॉइंट होगा कि सरेंडर्ड देयर फॉरेन रिलेशंस एंड agreed that they would not enter into any alliance with any other power and would not wage wars। फिर है आपका थर्ड जो टर्म है कि एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट द हेडक्वार्टर एंड एग्रीड टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी। और देखिए ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे, आप ये देखिए, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमारा जो थर्ड टर्म है ये होगा कि आपको हमारे ब्रिटिश रेसिडेंट हमारे हेडक्वार्टर से आपके पास जाएगा और आपकी स्टेट में रहेगा और आप बिना ब्रिटिश एम्पायर से कंसल्ट किए या फिर उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बिना उस कंपनी से कंसल्ट किए आप किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। जैसे उस समय हमारे पास यूरोपियंस भी आते थे, डच भी आते थे, पोर्टुगीज़ भी आते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप बिना हमसे कंसल्ट किए किसी भी यूरोपियन को खासकर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ना ही आप अपने स्टेट में उसको लाएंगे। चौथा इनका टर्म क्या था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको हमारे जो ट्रूप्स हैं उनको मेंटेन करना होगा और आपको अपनी कॉस्ट पर। देखिए लोग कितने चालाक हैं, यानी मेंटेन भी हम करें, खर्चा भी हम उठाएं और आखिरी